कि हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले ने 1873 में आई किताब समर्पित है। तो देखिए, जो निम्न जातियों के लिए यानी छोटी जातियों के लिए दुर्दशा जो बिगड़ रही थी, उसके लिए ज्योतिराव फूले ने 1873 में जो किताब लिखी थी वो किसको सौंपी थी, किसको समर्पित कर दी थी। तो ऑप्शन एक हमारा है कि भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, या फिर ब्रह्मो समाज सुधारक को। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्योतिराव फूले ने अपनी जो किताब थी वो समर्पित कर दी थी। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए, डैश में पूछा गया कि क्या कहा जाता है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं दोबारा बताऊंगा आपको, PYQ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मैंने मॉडल पेपर से काटे हुए प्रश्न लिए हैं, जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सारे जितने भी हमारे 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके हर दिन हर वीडियो में। दोस्तों आइए समझते हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा कहा जाता है, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त या कर्क रेखा। तो देखिए, इस प्रश्न को समझते हैं। जो हमारी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती है, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसे होता है हमारा ग्लोब, इसको जो बराबर भागों में बीचों बीच से काटती है उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर क्या होती है, इधर हमारी क्या होती है? कर्क रेखा होती है और एक मकर रेखा होती है। एक साइड उत्तरी और पूर्वी क्या होते हैं? उत्तरी और पूर्वी दोनों हमारे होते हैं। विषुवत रेखा को, हमारे बीच की जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट समझ लेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो देखिए, सबसे सस्ता क्या है? सबसे महंगे की बात करेंगे। सबसे पहले सबसे महंगा यहाँ पर हो जाएगा वायुयान। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा सबसे महंगा होगा। दूसरा हमारा सड़क मार्ग, ये भी हमारा महंगा होगा। रेल मार्ग सबसे सस्ता यहाँ पर पूछा गया है, तो वो होगा हमारा पहला ऑप्शन जल मार्ग। जल मार्ग से भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता हमारा जल मार्ग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो देखिए, जो हमारी समुद्री गुफाओं के निर्माण का उपयुक्त कारण है वो है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं इससे, तरंगों से और अपर्दन एवं निक्षेपण से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, अगर पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो कौन से संसाधनों का अधिक उपयोग करना है? तो देखिए, अनवीकरणीय होते हैं जो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मानव निर्मित भी नष्ट हो जाते हैं, अजैव संसाधन भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम ये सब आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नवीकरणीय। इसमें क्या आती है? सौर ऊर्जा वगैरह ऐसी हमारे स्रोत आते हैं, तो ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमारा क्या है? हमारा वातावरण भी क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। जैसे गैस, सौर ऊर्जा, इससे क्या है? हमारा वातावरण क्या रहता है? शुद्ध रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो देखिए, पुरापाषाण स्थल में यानी पुराने समय, प्राचीन काल में कौन से समय में, कौन से स्थान पर पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले थे? तो कोल्डी हवा में मिले थे, इनाम गांव में मिले थे, ब्रह्मगिरी में मिले थे, या फिर होसंगी में मिले थे। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होसगी। क्या हो जाएगा? होसगी। चूना पत्थर के जो मिले थे वो कहाँ थे? होसगी में मिले थे। कोल्डी हवा ये कहाँ? यूपी में है। कहाँ पर है? ये यूपी में है। और ये इनाम गांव ये कहाँ पर है? हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो हमारे जो मिले थे होसगी में मिले थे। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा होसगी। चूना पत्थर के बने औजार मिले थे पुराने समय में, पुराने स्थल में, तो हुस्की हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट समझते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कौन सी ऐसी महिला थी जिसमें कुरानी आयतों में पुनर्व्याख्या करके कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो बेगम अनीस किदवई ने, मुमताज़ अली ने, हजारा बीबी इस्माइल ने, बेगम रुखैया सखावत हुसैन ने। तो किसने कहा था ये बात कही थी मुमताज़ अली ने। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुमताज़ अली ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो देखिए कौन से अनुच्छेद में किया गया ये, तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन सारी चीज़ों का जो अधिकार है हमारा, जल का अधिकार, निजता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार, वायु का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मुर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियाँ से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। ये लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो ये किसके लिए लिखा गया था, दोबारा से पढ़ लेते हैं, इसको समझते हैं कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। ये लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो ये किसके लिए लिखा गया था, ये लिखा गया था रजिया के लिए। किसके लिए लिखा गया था, ये रजिया के लिए लिखा गया। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर कर दें। देखिए हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। देखिए तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है। देखिए तिब्बत का राष्ट्रीय बुद्ध सागा है, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्वाण सागा या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए कौन सा है, निम्नलिखित में से तिब्बत का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो है केसर सागा। कौन सा है, केसर सागा है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केसर सागा। कौन सा है, केसर सागा इसका राष्ट्रीय ग्रंथ है तिब्बत का। नेक्स्ट समझिए, अगला हमारा प्रश्न होगा। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में से कौन सा है। देखिए हम वीडियो को स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा हमारी नज़दीक है। जितने ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट करेंगे उससे हमारी जल्दी तैयारी होगी। देखिए एसएसटी की प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ, उसमें बहुत सारे एसएसटी के वीडियो हमने बनाए हैं, वो आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहे होंगे। देखिए वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। देखिए हमारा आज का प्रश्न है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ईटानगर से पासीघाट वाला है, मनाली से लेह वाला है, शिलांग से सिलचर या फिर उधमपुर से श्रीनगर। देखिए कौन सा है, तो सबसे ऊंचा हमारा जो सड़क मार्ग है वो है मनाली से लेह वाला। मनाली से लेह वाला सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है भारत में। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, घासीदास ने की थी, नारायण गुरु ने, हरिदास ने या ज्योतिराव फूले ने। किसने की थी, देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिराव फूले ने की थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिराव फूले, जिसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम था गुलामगिरी। कौन सा, क्या नाम था, गुलामगिरी किताब का नाम था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था गुलामगिरी, ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए निम्न में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये प्रश्न 3 बार या 4 बार परीक्षाओं में आ चुका है, 4 बार सीटेट की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सीटेट की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन लगाते हैं, तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाता है सीटेट परीक्षा में। देखिए इस सीटेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न को गौर से देखिएगा और समझिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्पादों को काला सोना कहा जाता है।
देखिए ये हमारे चार दिए गए हैं, कोयला, सोना, पेट्रोलियम, तांबा। इन चारों में से किसको काला सोना कहा जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं? वो जल्दबाजी में किसको, कोयला को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोयला के लिए काला सोना लिख देते हैं। तो ऐसा प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। ये हमारा काला सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम काला सोना होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोयला बहुत सारे स्टूडेंट मारते हैं, लेकिन कोयला इसका ऑप्शन नहीं है, गलत है। ये क्या है? पेट्रोलियम। ऑप्शन 3 को ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट अपना प्रश्न नंबर खो देते हैं, यहाँ पर नंबर अपने कटवा लेते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है, देखिए अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में कानून बना? 2006 में कौन सा कानून बना था? 2006 में जो बना था वो बना था घरेलू हिंसा वाला कानून। कौन सा? घरेलू हिंसा वाला कानून। घर में जो हिंसाएं होती हैं उसके लिए कानून बना था सन 2006 में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक कानून और भी बना था, एक कानून बना था 2005 में। क्या बना था? एक कानून और बना था 2005 में। इसमें दिया गया था कि बेटी के लिए, माँ के लिए और किसके लिए? पुत्र के लिए। पुत्र के लिए, बेटी के लिए और माँ के लिए ज़मीन नाम हो जाना। मुखिया को एक्सपायर होने के बाद अपने आप से बेटी, पुत्र और पत्नी के नाम ज़मीन आ जाना या प्रॉपर्टी आ जाना, ये 2005 में कानून बना। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला ऑप्शन है, घरेलू हिंसा 2006 में कानून बना था। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सीटेट परीक्षा में इसको समझेंगे कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ये कौन से देश में कहा जाता है? देखिए भारत में, मलेशिया में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा मैक्सिको। किसमें? मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है और यूएसए में भी मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको और यूएसए में मिल्पा कहा जाता है, दोनों जगह। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो देखिए निम्नलिखित ग्रहों के समूहों में से किस के चारों ओर छल्ले हैं? तो देखिए शनि, शुक्र या मंगल के, शनि, बृहस्पति या यूरेनस के, शनि, नेपच्यून या मंगल के, या फिर शनि, शुक्र या नेपच्यून के। तो देखिए किसके चारों ओर छल्ले हैं? यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, शनि, बृहस्पति और यूरेनस की। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसके चारों ओर छल्ले हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें, जिससे आप सभी के दोस्तों के लिए हेल्प मिले कि आने वाली सीटेट परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। हमारी प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा एसएसटी की, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कलपक्कम होगा, तारापुर, नरोरा या फिर पोखरण। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो देखिए कलपक्कम क्या है, हमारा ऊर्जा यंत्र है, तारापुर भी है, नरोरा भी है। नरोरा देखिए यहाँ पर बुलंदशहर के पास पड़ता है, यूपी में ही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। पोखरण क्या है? कोई भी भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सभी की बात हो रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पर अंतर्गत वो आता है पहला ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। तो देखिए किसको कहा जाता है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र। क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उद्गम केंद्र। अगला हमारा है, देखिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मंद मंडल है या फिर ताप मंडल है। देखिए कौन सी ऐसी परत है जहाँ पर क्या है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जगह है। देखिए क्षोभ मंडल क्या होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है, तो यहाँ पर हवाई जहाज नहीं उड़ाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दूसरा ऑप्शन, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है, हवाई जहाज को आसानी से उड़ाया जा सकता है। अगला देखिए, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। तो देखिए किसने किया था, तो ये किया था हमारी मुमताज़ अली ने। किसने किया था, मुमताज़ अली ने किया था। ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। तो देखिए यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो गलत कथन ही आंसर आपको देना है। देखिए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। सीटेट परीक्षा में, सीटेट परीक्षा का नियम ये होता है कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उनके ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिएगा। देखिए लोकतंत्र के संबंध में गलत कथन पूछा है यहाँ पर, ना कि सही। तो पहला हमारा कथन है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। ये बात हमारी क्या है, सही है, बिल्कुल अपना पसंद का नेता चुन सकते हैं लोकतंत्र में। दूसरा ऑप्शन हमारा है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। ये बात भी हमारी सही है, स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। अगला है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। एक शासक के पास संपूर्ण ताकत होती है, ये बात हमारी गलत है। यहाँ पर लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये बात सही है। लोकतंत्र में अगर कोई भी निर्णय लिया गया है तो उस पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, तो ये बात हमारी सत्य है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत साबित हुआ है कि लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, तो ऐसा नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, कि लोकतंत्र में एक शासक के पास कोई भी संपूर्ण शक्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। जो गलत है वही हमारा इस प्रश्न में सही है। अगला है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर भी गलत पूछा गया है। तो देखिए पहला है, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। तो देखिए विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, ये बात सही है, क्योंकि हम लोग देखिए यूट्यूब पर अगर वीडियो डालते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, तो जब उसमें ऐड आते हैं, विज्ञापन होते हैं, तभी उसमें रेवेन्यू मिलता है। तो अगला देखिए, जनसंचार द्वारा उद्योग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। तो ये बात भी सही है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये बात भी सही है। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, ये बात गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, जो गलत है वही सही है। तो दोस्तों ये रहे हमारे छोटे छोटे बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के लिए पसंद आए होंगे और सभी प्रश्न समझ आए होंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सभी दोस्तों के लिए, और जाकर बता दें कि प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आपको उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिएगा। सीटेट एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण हमने सेशन लिया गया है सारे वीडियोज़ में, तो एसएसटी की प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।